हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। पढ़ाई भी आपकी सभी की शानदार चल रही होगी। हम एनसीईआरटी बराबर करते जा रहे हैं, एनसीईआरटी हिस्ट्री की, और इसके हमने क्लास सिक्स्थ की यानी कक्षा 6 की पूरी एनसीईआरटी कर दी है। क्लास 7th की भी हमने 8 चैप्टर कर दिए हैं। आज 9वां चैप्टर पढ़ना है। मेरे दोस्तों, अगर आप एनसीईआरटी को बिल्कुल ऐसे लेते हो कि अरे इससे कुछ नहीं आता, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनते, ये हम क्या कक्षा 6 की कक्षा 7 की चीज़ें पढ़ेंगे, मेरे भाई ये एनसीईआरटी आपका आधार है। सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में भी बताते हैं और बड़े बड़े लोग भी बताते हैं, जो एग्ज़ाम्स को क्रैक कर चुके हैं वो भी बताते हैं कि आप एनसीईआरटी को अपना बेस मानिए। इसको बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहमियत रखती है। इसलिए ये सारे एग्जाम्स के लिए आप चाहे पेट की तैयारी करें, टेट की तैयारी करें, नेट की तैयारी करें, रेलवे, एसएससी, बैंक या पीसीएस की तैयारी करें, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चंस देखिए और देखिए कि वो सारे क्वेश्चंस, उनमें से बहुत से क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके इन्हीं एनसीईआरटी से उठा के रखे गए हैं। इसलिए अगर एक बार आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेते हो, इसके बाद मैं एमसीक्यूज़ भी लेकर के आता हूँ, एनसीईआरटी से ही निकालता हूँ, और लेकिन वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के होते हैं। तो अगर वो आप एमसीक्यूज़ भी अच्छे से कर लेते हो तो मैं दावा करता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ होगा वो आप नहीं छोड़ोगे अपने एग्ज़ाम में। इसलिए तैयारी को मजबूत रखना है तो हमें कुछ ऐसे काम करने होंगे जो ज़रूरी हैं, और उन ज़रूरी कामों में से एक ये काम है कि हमें एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, इसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। आज हम चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, और चैप्टर 9 जिसका नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे भाई मेरी बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, कमेंट कर देना, और अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना अपने यार दोस्तों में। 10-5 लोगों तक तो कर ही देना, ताकि अपना ये यूट्यूब का जो परिवार है और बड़ा हो सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण नाम का ये चैप्टर है। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी के बारे में बताते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जो राजस्थान से आया हुआ है, तो उससे जब हम बातचीत करेंगे और उसके बाद जब हम किसी थर्ड पर्सन से बताएंगे उस व्यक्ति के बारे में, तो कैसे हम पहचान जाते हैं ना। पहली बात तो ये कि वो राजस्थानी बोल रहा है, तो हम उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी लोकल चीज़ों को लेकर के उसको हम पहचान जाते हैं कि ये कहाँ का रहने वाला है, राजस्थान का रहने वाला है या साउथ का रहने वाला है ना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका क्या अर्थ होता है कि वो तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से भी जोड़ते हैं। कह रहा है कि जब हम बोलते हैं कि भाई ये तमिल या उड़िया हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है कि उस रीजन की बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और हर क्षेत्र की अपनी अलग भोजन, मतलब पहनावा होता है, संस्कृति होती है, अपना नाच गाना होता है, ठीक, और अपना ही अलग ही चित्रकला होती है। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्या कहते हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ कहते हैं। वे समय के साथ साथ बदली हैं। जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ हैं वो क्या हैं, समय के साथ साथ बदलती रहती हैं, और सच तो ये है कि आज भी बदल रही हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े आसानी से विकसित हो गई। जो क्षेत्रीय संस्कृतियाँ हैं बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से होकर के गुजरी हैं और बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से आगे चलकर ये डेवलप हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय भाषाओं, स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को क्या किया है, संपन्न बनाया है। ठीक, जैसा कि हम देखेंगे कुछ परंपराएं तो विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। मतलब कह रहा है कि हर क्षेत्र की अपनी संस्कृति होती है, अपना रहन सहन होता है, अपनी भाषा होती है, रहने का हर चीज़ का अपना ढंग होता है। ठीक, कुछ ऐसी चीज़ें हैं निकली तो लोकल चीज़ों से हैं, उनके विचार तो जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनका रहन सहन है, सब निकली लोकल चीज़ों से। लेकिन जैसे धीरे धीरे बाकी चीज़ों से मिलती हैं, बाकी दूसरी संस्कृतियों से मिलती हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति से सीखते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और बहुत सी चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं जो ज़रूरी होता है। चेर और मलयालम भाषा का विकास। चेर कौन है, हमने आपको जब पढ़ाया था क्लास 6 की भी एनसीईआरटी, तो उसमें बताया था चेर, चोल, पांड्य सबके बारे में अच्छे से बताया था। हालांकि मैं फिर बता देता हूँ कि चेर यानी कि आज का जो केरल वाला रीजन है, क्षेत्र है,
वहाँ पर पहले चेर साम्राज्य हुआ करता था, ठीक, चेर। और इसी क्षेत्र में मलयालम भाषा का भी विकास हुआ है, जिसके बारे में बात करेंगे। और यहीं इसके बगल में यहाँ पर पांड्य हुआ करते थे, यहाँ ऊपर चोल साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है। तो हमने जब पढ़ा था संगम साहित्य के बारे में तो देखा था यहाँ पर नीचे जब साउथ के हम साम्राज्य देख रहे थे तो उसमें चेरों की भी बात करी थी। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतः संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण शुरू करते हैं। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। यानी जो कह रहा है केरल राज्य का हिस्सा है आज जहाँ केरल है, वहाँ कभी चेल साम्राज्य हुआ करता था और ये 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था, ठीक। यह महोदयपुरम का चेर राज्य, महोदयपुरम का। 9वीं संभवतः मलयालम भाषा इसी इलाके में बोली जाती थी। मलयालम भाषा क्या था, इसी इलाके में शुरू हुई थी बोलना। शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में करना शुरू कर दिया था। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग महाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। कह रहा है कि जो मलयालम भाषा है उसका विकास यही आज के केरल यानी पहले के चेर राज्य में शुरू हुआ था। वहाँ के शासक क्या करते थे, अपना कोई अभिलेख लिखाते थे या कोई भी काम करते थे तो ये मलयालम भाषा में ही लिखवाया करते थे। ऐसे ही कह रहा है कि धीरे धीरे करके इस महाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में अगर किसी भाषा को लिखा गया तो ये क्षेत्रीय भाषा में अगर कोई सरकारी अभिलेख लिखे गए तो मलयालम भाषा का जो अभिलेख है तो ये भाषा सरकारी अभिलेखों के रूप में प्रयुक्त होने वाली सबसे पहले उदाहरणों में से एक है, ठीक है। ये रही, देखो मलयालम में रचित है शुरुआती केरल का एक अभिलेख, ये देख रहे हो, ये मलयालम भाषा है, ठीक। ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे आ जाते हैं। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। जो चेर परंपरा थी, चेर लोग थे, इन्होंने संस्कृत से भी बहुत कुछ सीखा है। केरल का मंदिर का रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। मतलब कह रहा है कि पहले के लोग ना, देखो संस्कृत क्या थी, ये तो नॉर्थ में थी, लेकिन इन्होंने जब साउथ में भी संस्कृत से बहुत कुछ सीखा है अपने उसमें। तो आज हम क्या देखते हैं, आज हम देखते हैं ना कि साउथ में अब हम अपने देश में बहुत ज़्यादा भाषा विवाद देखते हैं। कोई कहता है कि मराठी नहीं बोलोगे तो हमारे क्षेत्र में नहीं रहोगे, कोई कहता है कि अगर आप तमिल नहीं बोलोगे तो हमारे क्षेत्र में नहीं रहोगे, कोई कहता है हिंदी भाषी क्षेत्र हमारे यहाँ से बाहर चले जाएं। तो आज ये चीज़ें बहुत क्योंकि राजनीति हमारे यहाँ की इतनी गंदी हो चुकी है। अदरवाइज़ पहले लोग ना एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। साउथ में जो आज का केरल है, वहाँ पहले चेर साम्राज्य था और वहाँ पर जो मलयालम भाषा का विकास हुआ, उन्होंने भी संस्कृत भाषा से बहुत कुछ सीखा। यह भी काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ जो लीला तिलकम, कौन सा, लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा हुआ है, मणि प्रवालम, मणि प्रवालम शैली में लिखा हुआ है। और ये क्या है, ये एक व्याकरण और काव्यशास्त्र की विषय की पुस्तक है। मणि प्रवालम का अर्थ होता है हीरा और मूंगा। मणि प्रवालम इसका मतलब है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। मणि प्रवालम जिसका अर्थ है हीरा और मूंगा, ये संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा वहाँ की जो थी, यानी कि जो मलयालम है आज की, उसका जो मिक्स उपयोग किया गया, मिक्स किया गया दोनों को, और उस मिक्सचर से क्या निकला, ये मणि प्रवालम नाम का शब्द निकला, मणि प्रवालम शैली निकली, ठीक है। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, पुरी यानी कि उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है, अक्सर हम लोग पूजा करते हैं ना भगवान जगन्नाथ की, जगन्नाथ यात्रा में भी जाते हैं, तो जगन्नाथ का मतलब क्या है, दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। जगन्नाथ, जगत के नाथ। आज तक जगन्नाथ की कास्ट प्रतिमा यानी लकड़ी की प्रतिमा स्थानीय जनजातियों लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। यानी कह रहा है कि आज हम जो पुरी में जगन्नाथ यात्रा देखते हैं ना, जो यानी कि ये तस्वीर देखिए उनकी, ये है तस्वीर, और ये जो जगन्नाथ जी हैं ये लकड़ी के बनाए जाते हैं, लकड़ी के, आज भी लकड़ी के ही बनते हैं।
और ये जो कह रहा है जो लकड़ी के बनाए जाते हैं, तो आज भी कौन बनाता है? वहाँ के जो जनजाति समुदाय होते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि जो जगन्नाथ जी हैं ये हो सकता है पहले कोई स्थानीय देवता, जैसे आज भी ग्राम देवता होते हैं, तो वैसे ही कोई स्थानीय देवता रहे होंगे। आगे चल करके यही जगन्नाथ जी को हमने विष्णु जी का अवतार मान लिया और उनको विष्णु जी के अवतार के रूप में पूजा होने लग गई। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा थे अनंत वर्मन। कि कौन से वंश के? गंग वंश के अनंत वर्मन थे। उन्होंने पुरी में, यानी पुरी जो भी उड़ीसा में है, जहाँ पर जगन्नाथ जी हैं, ये पुरी में क्या किया? पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। किसने किया? अनंत वर्मन। और ये किस वंश से थे? गंग वंश से। किससे थे? गंग वंश से। और ये चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी है। उन्होंने कहा कि हम एक मंदिर बनवाएंगे। इसके बाद 1230 में अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। किसने अर्पित कर दिया? अनंग भीम थर्ड ने क्या किया? अपना जो राज था वो इन्हीं को, अनंत वर्मन को दे दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ठीक है। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मसलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती चली गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगलों ने, मराठों ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने, सब ने इस जगन्नाथ मंदिर को अपने नियंत्रण में स्थापित करने की कोशिश करी, प्रयत्न किया। वे सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। मतलब कह रहा है कि उड़ीसा में जब पुरी में जगन्नाथ मंदिर बना, ठीक, तो अब जब बन गया ना, तो जैसे जैसे अब ये काफ़ी फेमस होने लग गया, तीर्थ स्थल बन गया, तो क्या हुआ? जब वहाँ पर दूसरे लोग आक्रमण करते थे, जैसे मुगल हैं, मराठे हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ आए, तो उन्होंने क्या किया? इस मंदिर पर कब्जा करने की भी कोशिश करते थे। क्योंकि अगर मंदिर पर कब्जा कर लिया तो वहाँ के स्थानीय समुदाय जितना है वो भी उन लोगों की एक तरीके से अधीनता स्वीकार कर लेगा। इस चीज़ के लिए वो मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश किया करते थे। ये है पुरी का, यानी उड़ीसा में जो है उसका जगन्नाथ मंदिर। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान है, राजपुताना कहते थे। यानी आज का जो राजपूत रीजन है ना, ये इसके ऊपर का, ये इधर जो भी राजपूत रीजन है, इसको लोग, अंग्रेज लोग क्या कहते थे? ये राजपुताना है। इससे यह समझा जा सकता है कि वहाँ एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यानी कह रहा था कि जो अंग्रेज हैं वो आज के राजस्थान को क्या कहते थे? कहते थे ये राजपुताना रीजन है। क्या कहते थे? ये राजपुताना रीजन है। राजपुताना रीजन का मतलब क्या हो गया? कि वहाँ पर ज़्यादातर क्या होंगे? राजपूत लोग होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी राजपूत ही होंगे। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान करी है। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी, कब? 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं के शासन रहा। हमने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में, पृथ्वीराज, है ना? ये ऐसा ही एक शासक थे। ये शासक ऐसा शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया था, मगर पीठ नहीं दिखाई थे। मतलब कह रहा, जो राजपूत शासक हुआ करते थे राजस्थान के, वो ऐसे राजाओं को आदर्श बनाते थे, मानते थे, जो युद्ध भूमि से भागते नहीं थे, जो अक्सर युद्ध भूमि में मौत स्वीकार कर लेते थे लेकिन भागना स्वीकार नहीं करते थे। राजपूत शूरवीरों की जो कहानियाँ हैं काव्यों और गीतों में सुरक्षित हैं। यानी कि कविताओं में, गानों में इनको स्थान मिलता है, इनकी कहानियाँ बताई जाती हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। कह रहा है, जो चारण एवं भाट होते थे वो क्या कहते थे?
इन गीतों को, इन कविताओं को याद करते थे, अन्य जगह सुनाते थे, गाते थे, और ये उम्मीद की जाती थी कि ये लोग क्या करेंगे ना, अन्य लोगों को, बाकी लोगों को इन राजाओं की शूरवीरता के बारे में, शक्ति के बारे में, पराक्रम के बारे में बताएंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य और क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता है। इन कहानियों में क्या होता था, अब भाई नाटकीय स्थिति में बताया जाता है मेरा राजा कैसा, दरबार कैसा चलता था, वो कितने बहादुर थे, उनके दास कैसे थे, नौकर कैसे थे। तो स्वामी भक्ति बताते थे कि स्वामी भक्ति होनी चाहिए लोगों में, स्वामी के प्रति भक्ति की भावना, मित्रता कैसी होनी चाहिए, प्रेम, शौर्य यानी ताकत, शक्ति, क्रोध, इन सब का बारे में बताते थे। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, बिल्कुल प्राप्त था। कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान हैं, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कह रहा है कि इन किस्से कहानियाँ जिनकी बात करे चारण भाट भी करते थे जगह जगह जाके, इन कहानियों में स्त्रियों को स्थान है, लेकिन स्त्रियों को क्या स्थान दिया गया है कि इन्हीं स्त्रियों की वजह से अक्सर युद्ध हो जाते थे, झगड़े हो जाते थे, पुरुष आपस में लड़ जाते थे, कभी इनकी रक्षा के लिए, कभी इनको पाने के लिए। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों का अनुसरण करती, यानी पुरुष अगर जिंदा है, पति अगर जीवित है, तो स्त्रियां उसका वो भी साथ साथ जीवित रहेंगी। लेकिन अगर पति की मौत हो गई है तो वो स्त्री भी पति के साथ ही अपने आप का खुद की भी देह त्याग कर देगी, अपने आप की मौत स्वीकार कर लेगी, जिनको कहते हैं सती प्रथा। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने जो मृतक पति है, जो पति मर चुका है, उनकी चिता पर जिंदा जल जाती थी। ये प्रथा उन्होंने अपनाई। ऐसी कुछ कहानियों का हमें उल्लेख मिलता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते हैं, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। मतलब कह रहा था, किससे कहानियों में बताया गया कि अरे जो महिलाएं थीं शूरवीर थीं, उनके पति बड़े शूरवीर थे। जब पति की मौत हो जाती थी तो जो औरतें थीं अपने पति के लिए, जब पति की मौत हो गई तो वो स्त्रियां, उनकी पत्नियां जो थीं, वो उसी चिता पर जिंदा जल जाती थीं। और क्योंकि वो ऐसे शूरवीरता बताते हैं, और ये क्यों बताते हैं, ताकि बाकी महिलाओं में ये आदर्श स्थापित हो कि पति के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है। अगर पति की मौत हो जाएगी तो आप भी जिंदा जलो, है ना। ये आदर्श नारी का एक काम है। जो जिंदा नहीं जलती, सती नहीं होती, वो आदर्श नारी नहीं होती है, ऐसा बताया जाता था। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। कथक देखा है ना, कथक अक्सर हम लोग घर पे भी देखते हैं। कई बच्चे हमारे या बहुत बड़े बड़े लोग भी कथक करते, कहते हैं ना कथक करके दिखाओ। तो वो कथक नृत्य की कहानी क्या है? यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। यानी कह रहा है शूरवीरता अगर हर क्षेत्र में अलग अलग टाइप की है, अलग अलग तरीके से हो रही है, तो भैया डांस जो है ना, अलग अलग क्षेत्र का अपना एक यूनिक डांस भी था, ठीक, स्पेसिफिक। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। कथक का विकास कैसे हुआ? यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द का मतलब क्या होता है? कथक शब्द का मतलब होता है कथा। कथक निकला है कथा से, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। अब जो कथक है, यह मूल रूप से क्या होता था, उत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कथक क्या थी? कथक एक जाति थी। जाति, ये कौन सी जात? जो मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाते थे। ये जो कथाकार थे अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत कर देते थे। मतलब ये इस तरह से कहानी सुनाते थे, जैसी जैसी कहानी आएगी वैसे वैसे अपने हाव भाव चेंज कर देंगे, इमोशंस चेंज कर देंगे, अपनी एक्टिविटी चेंज करेंगे। तो ये इनकी एक कथा करने का खास तरीका होता था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन का प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट शैली के रूप में धारण करने लगा। यानी कह रहा है कि पहले ये कथा कहानी करते थे और बड़े ही स्पेशल तरीके से, अलग ढंग से, हाव भाव के साथ। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब 15वीं और 16वीं शताब्दी आई, तो यही जो अभी हाव भाव में कथा सुना रहे थे, अब यही क्या हुआ, एक नृत्य शैली बन गई। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी पुरानी कहानियाँ लोक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिसे क्या कहते थे, रास लीला कहा जाता था। रास लीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े रहते हैं। रास लीला तो देखा होगा भाई, यूपी में बहुत रास लीलाएं
की जाती है कृष्ण जी की लीला, और उसमें लोक नृत्य के साथ साथ कथक भी होता है। कथक, और कथक कलाकार क्या करता है, हाव भाव के साथ अपने भाव भंगिमा चेंज करता रहता है, अपने एक्शन रिएक्शन चेंज करता रहता है और वैसे कहानी बताता है। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, यानी राजा के दरबार में फिर प्रस्तुत होना शुरू हो गया, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित हो गया। राज दरबार में प्रस्तुत होना शुरू हुआ और धीरे धीरे करके वो क्या हुआ, एक विशिष्ट नृत्य शैली बन गया। आगे चल गए ये दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। आज हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं ना डांस के घराने, तो फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ, दो परंपराओं में बटा, जैसे घरानों में फला फूला। और ये घराने कैसे, ये राजस्थान का जयपुर के राज दरबारों में और एक लखनऊ के राज दरबारों में होता था। अवध के अंतिम जो नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था, अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। और ये जो वाजिद अली शाह थे, इनके संरक्षण में ये जो कथक है एक प्रमुख कला के रूप में उभरने लग गया। ठीक, 1850 यानी कि 1850 से 1875 के दौरान ये जो नृत्य शैली है कथक, नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही, यानी कि राजस्थान का जयपुर और लखनऊ, इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पंजाब में गया, हरियाणा में गया, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, इनके निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। यानी कह रहा है कि जयपुर और लखनऊ से ये धीरे धीरे निकला और हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में भी धीरे धीरे करके फैलना शुरू हो गया। इसकी जब प्रस्तुति होती है, इसका जब परफॉर्मेंस होता है, प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन यानी कि पैरों का संचालन, उत्तम वेशभूषा, अच्छी खासी वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाता है। बहुत शानदार अभिनय होता है। आप चाहो तो इसको देखना, एक बार YouTube पर डालकर देखना, और तब आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद कर दिया था, डिसलाइक कर दिया था। भाई मुझे नहीं पसंद है ना, वो कहते थे नहीं पसंद आ रहा भाई। फिर भी यह जीवित बचा रहा। कह रहा कि जब ब्रिटिशर्स ने इसको डिसलाइक कर दिया फिर भी क्या हुआ, जिंदा बचा रहा, ख़त्म नहीं हुआ और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। कह रहा है कि फिर जब आज़ादी मिल गई भारत को, तो जो 6 जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक कौन सा आ गया, कथक को भी मान्यता मिल गई, कथक को भी शामिल कर लिया गया। अब ये शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, बताइए किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए। चलिए हम बताते हैं किसको मानना है। इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो। ये पूछ रहा है कि भैया किसको, अच्छा बताओ किसको शास्त्रीय नृत्य मानेंगे, क्या उसको मानेंगे जिसका विषय धार्मिक हो, मतलब कि जो धार्मिक कथा कहानियों पर आधारित हो, क्या उसको हम शास्त्रीय कहेंगे, क्योंकि शास्त्रीय क्या है, शास्त्र से कहीं ना कहीं संबंधित आपको लग रहा है। अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, मतलब अत्यधिक स्किल्ड होने की ज़रूरत होती है, क्या इसलिए हम उसको शास्त्रीय मानते हैं, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। कह रहा है कि भाई कि हम शास्त्रीय क्यों कहते हैं, ये धर्म से जुड़ा है इसलिए शास्त्रीय कहेंगे, या इसमें बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए इसलिए शास्त्रीय कहेंगे, या इसको शास्त्रीय इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके बहुत अपने स्पेसिफिक अपने निर्धारित नियम हैं, किस लिए हम शास्त्रीय इसको बोलेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। आज भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों में विशिष्ट बताया गया। कह रहा है कि आज भी बहुत से ऐसे लोक नृत्य हैं, यानी कि जो लोकल लेवल पर डांसेस होती हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनमें एक शास्त्रीय नृत्य बनने की क्षमता है, जो परिभाषा बताते हैं वो हैं, लेकिन क्यों नहीं बनाए गए हैं,
यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला के रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी ये हमेशा शब्दशः सही नहीं होता। कह रहा है कि शास्त्रीय, अगर हमने बोला कि शास्त्रीय नृत्य है तो हो सकता है कि वो कला का जो रूप है वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता का सूचक है, लेकिन ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि हमने शास्त्रीय कह दिया तो वो श्रेष्ठ कला ही हो सकता है कोई दूसरी कला भी उससे श्रेष्ठ हो। अन्य नृत्य रूप जिन्हें हम इस समय शास्त्रीय कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से? कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया जो कि तमिलनाडु में फेमस है, कथाकली कहाँ से जुड़ा हुआ है? केरल से जुड़ा हुआ है, उड़ीसी उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी मणिपुर से जुड़ा हुआ है। और मैं एक बार सजेस्ट करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा सभी से कि ये जितने भी डांसेस हैं, जितने प्रकार हैं, एक बार आप यूट्यूब पर डालिए और इनके परफॉर्मेंस देखिए कैसे कैसे कौन कौन होता है, भरतनाट्यम कैसे होता है, कथक डांस कैसे होता है, आपको बहुत सी चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएगी। ठीक। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र यानी कि जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि छोटे आकार के चित्र होते हैं। लघु चित्र क्या होते हैं? लघु चित्र का मतलब है छोटे छोटे आकार के चित्र, जिन्हें आमतौर पर जल रंगों यानी वाटर कलर, ठीक, से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। लघु चित्र किसमें बनाए जाते थे? कपड़े या कागज, ठीक है, और ये वाटर कलर की मदद से बनाए जाते थे। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते थे। प्राचीनतम यानी सब पुराने जो लघु चित्र कहाँ बनाए जाते थे? तालपत्रों या लकड़ी की तख्तियों पर। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण देना शुरू कर दिया था। किसने? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। ये प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। कौन? ये जो चित्रकार जिनका संरक्षण किया था इन मुगलों ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, इन्होंने। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थीं, जिनमें मुगल दरबार के दृश्य, लड़ाइयाँ तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। यानी कह रहा मुगलों ने बहुत सारे चित्रकारों का संरक्षण किया, उनको अपने दरबार में रखा, और ये जो चित्रकार थे ये लड़ाइयों का, शिकार का या मुगलों के से जुड़े जीवन का ये चित्रकारी किया करते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। आज भी फ़ोटो ले जाते हैं ना, किसी से मिलने जाते हैं तो फ़ोटो देते हैं। अब तो कंप्यूटराइज हो जाती हैं, पहले ऐसा नहीं था, पहले हाथ से बनाई जाती थी। और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मुगल साम्राज्य के जब पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया, उसके साथ अनेक चित्रकार, और जब मुगल साम्राज्य खत्म हो गया तो अब वहाँ पर कौन चित्रकार टिकेगा? तो उन्होंने क्या किया, जो मुगल दरबार में रहते थे वो मुगल दरबार छोड़कर नए जो छोटे छोटे राज्य उभर रहे थे उन पर चले गए, उनके दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की जो कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका भी विकास किया। कह रहा है कि जब मुगल साम्राज्य पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया, तो वहाँ जो चित्रकार थे आसपास के रीजन में जो छोटे छोटे थे साम्राज्य थे वहाँ पर जाके बस गए, उनके राज दरबारों की चित्रकारी करने लगे। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। उनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। यानी ये बहुत से चित्रकार राजस्थान के जो राजस्थान में जितने भी बने थे राज्य, जैसे मेवाड़ राज, जोधपुर, बूंदी, कोटा, ये जितने भी थे इनमें चले गए, इन राजाओं के दरबार में चले गए और वहाँ पर जाकर के चित्रकारी करना शुरू कर दिए। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के आसपास हिमालय की तलहटी का। ठीक है, ये चित्रकारी देख रहे हो ना, ये भाई होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय थे, होली खेलना ये राजपूतों का है, कोटा के राज दरबार का। ठीक,
तो ऐसे ही चित्र बनाए जाते थे उस समय में। कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया। कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के बाद अब क्या हुआ, अब जो चित्रकारी कर रहे थे ये लोग, तो ये वीरता वाली, शौर्यता वाली और इमोशंस वाली कर रहे थे, जिसे क्या कहा गया, बसोहली शैली कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बसोहली शैली, इसको नोट डाउन कर लो कि बसोहली शैली क्या है। और हो सकता है कि अभी मैं जो मॉक लाऊंगा, MCQs लाऊंगा, और उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी जाए, और ये एग्जाम में भी हो सकता है पूछ ले। तो जो साहसपूर्ण भाव प्रमण यानी इमोशंस वाली शैली का विकास किया, तो उसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वो थी भानु दत्त की रसमंजरी। किसकी रसमंजरी? भानु दत्त की रसमंजरी। ठीक है। 1739 में यानी 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था, नादिर शाह के आक्रमण के बारे में हमने आपको ये भी बताया है, क्लास 6 की NCERT में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, आगे भी इनकी बहुत बार चर्चा करेंगे। 1739 में यानी 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप, उसने दिल्ली को जीत लिया था ना, उसके परिणाम स्वरूप, उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताएं थी, यानी कि कोई चीज़ वहाँ निश्चित नहीं थी, उससे बचने के लिए क्या किया, जब वहाँ पर नादिर शाह आ गए भाई दिल्ली में, तो इन्होंने अपनी जान बचानी शुरू कर कि भैया यहाँ से भागो। अब 1739 में ना मुगल साम्राज्य भी बहुत हद तक वीक हो गया था, क्योंकि 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी, और औरंगज़ेब ने इतना बवंडर फैला दिया था, इतना आतंक ढा दिया गया था, शासन प्रशासन भी इनका बहुत वीक हो गया था, इकोनॉमिक जो भी रिसोर्सेज थे वो भी इन्होंने बहुत वीक कर दिए थे। किसने? औरंगज़ेब ने। तो जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु होती है 1707 में, उसके बाद जो मुग़ल बादशाह आए तो, और 1857 में की क्रांति तक रहे बहादुर शाह जफ़र, जिसका नाम हम देखते हैं। लेकिन औरंगज़ेब के बाद कोई ऐसा शासक नहीं रहा जैसे अभी तक शासक रहते थे, सब बस नाम के शासक बचे। तो 1739 में जब इनका नादिर शाह का आक्रमण हो गया तो दिल्ली उसने जीत लिया था। तो अब ये जो मुग़ल दरबार में जो कलाकार रहते थे, वो जो कलाकार रहते थे, उन कलाकारों ने क्या किया कि अब इनके पास कोई चीज़, भैया ऐसा नहीं था कि अब पता नहीं बचे ना बचे, क्या हो क्या ना हो, तो सारी चीज़ें अनिश्चित हो गई थी। उससे बचने के लिए इन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों की ओर भागना शुरू कर दिया, पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। उन्हें वहाँ जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले। भाई इतने बढ़िया कलाकार थे, तो जहाँ भी जाएंगे तो क्या हुआ कि वहाँ जाते ही इनके स्वागत के लिए लोग खड़े हुए मिले कि आओ, हम तो इंतज़ार ही कर रहे थे महाराज आपका। जिसके परिणाम स्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। कांगड़ा शैली कैसी विकसित हुई? ऐसे ही विकसित हुई कि जो मुग़ल दरबार में रह रहे थे लोग, अब ये जब भाग के चले गए पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल में चले गए, तो वहाँ पर कांगड़ा शैली विकसित करी। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसे क्या कहा गया, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। ठीक है, कांगड़ा के जो कलाकार थे उन्होंने एक नई शैली विकसित करी, और जो क्या हुआ, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास तरीके की थी। तो चित्रकारी में कहते हैं एक नई जान सी उसने फूंक दी, इतनी बेहतरीन शैली थी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थीं। नीले, ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग करते थे वो लोग, और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता है। अगर पूछा जाए कि कांगड़ा शैली की विशेषता बताओ, तो क्या बताओगे कि इसमें ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग होता है। और इसमें कैसी बनती है चित्रकारी? इसमें काव्यात्मक समझ रहे हो, एक पद्य की है ना, पद्य वाली शैली में उसमें निरूपण होता है, और यही इसकी खास विशेषता है। ऊपर हम देखेंगे इसका चित्र भी बना हुआ है। याद रहे कि साधारण जो स्त्री पुरुष थे वो भी बर्तन, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियाँ चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इनके क्यों बच पाते थे भाई? इन्होंने दीवारों पर बना दिया, कपड़ों पर बनाया, फर्श पे बनाया। अब जब फर्श पे बनाया, दीवारों पर बनाया, तो समय के साथ साथ दीवारें टूट गई, तो ऐसे नमूने शायद ही बच पाते थे।
इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहते थे। आपको ये चित्र दिख रहा है, ये राधा कृष्ण और उनकी सखियों का चित्र है। ये कांगड़ा शैली में विकसित है। ये देख रहे हो, ये श्री कृष्ण हैं, ये सखियां हैं, पेड़ पौधे, कितना सुंदर चित्र बनाया गया। तो इसी को कहा गया, क्या कहा गया, इसको ही कहा गया कांगड़ा शैली। बात समझ में आ गई। और कांगड़ा शैली विकसित कैसे हुई? मुगल दरबार में जो कलाकार थे वो नादिर शाह के आक्रमण के बाद धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर गए, और पलायन करने के बाद क्या हुआ, ये चले गए पहाड़ी क्षेत्र की ओर। ठीक, आ जाते हैं अपने चैप्टर में। आगे कह रहा है बंगाल नज़दीक से एक नज़र। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, बंगाली भाषा है ना, एक क्षेत्रीय भाषा, कैसे विकास हुआ इसका? जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा, हम अक्सर क्षेत्रों का नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। यानी कि जैसे असम में लोग रहते हैं, कहते हैं ना, अरे हम एक तरीके से कहते हैं कि कोई आदमी रह रहा है कानपुर में, तो क्या कहेंगे, कानपुरिया आदमी है। कानपुरिया यानी कानपुर की लैंग्वेज बोल रहा है ना। तो ऐसे हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहाँ के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी बंगला ही बोलते थे, बंगाली भाषा बोलते थे, इसलिए हमने उनको बंगाल का कह दिया कि ये बंगाल रीजन से आते हैं। किंतु एक बात दिलचस्प है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। तो जो बंगाली है, ऐसा माना जाता है कि ये किससे निकली है, ये संस्कृत से निकली है, संस्कृत से। तो संस्कृत बहुत सी भाषाओं की मदर है। प्रारंभिक यानी ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन जब हम करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बंगाल के लोग जो हैं संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसा हुआ? कह रहा कि जो अभी बंगाली का हम ये मानते थे कि आज जो बंगाली है, ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा से ये निकली हुई है। लेकिन जो प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथ हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो बंगाल के लोग हैं संस्कृत से उपजी हुई भाषा ही नहीं बोलते थे, और ऐसा मान रहे हैं कि बंगाली संस्कृत से निकली है। तो जब अध्ययन से पता लगा कि संस्कृत से निकली हुई नहीं है, बंगाली भाषा बोलते हैं, तो फिर कहाँ इसका उद्भव या इसका विकास कैसा हुआ? क्योंकि हर भाषा का विकास का अपना नया तरीका है, अपना अलग तरीका है। ये देख रहे हो, ये सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक प्रश्न है। सबसे पहली बंगाली रामायण ये देख रहे हो, बंगाली भाषा में लिखा गया है। ईसा पूर्व 4वीं से 3री शताब्दी से बंगाल और मगध यानी कि दक्षिण का बिहार, साउथ बिहार, बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। कब? 4वीं से 3री शताब्दी के मध्य, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का कह रहा प्रभाव बढ़ता गया होगा। कह रहा है कि 4वीं से 3री शताब्दी के मध्य क्या हुआ, बंगाल के और बिहार, मगध यानी साउथ बिहार, इनके मध्य क्या हुआ, व्यापार शुरू हो गया। जब व्यापार शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं भाषा भी एक्सचेंज हुई होगी, है ना। तो अब बंगाल में धीरे धीरे संस्कृत का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया होगा। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशी शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। उत्तरी बंगाल पर अब क्या हुआ, उत्तरी बंगाल पर अगर हम यहाँ से मैप बना करके बताएं, इधर बताते हैं। ये रहा भारत, ठीक है, और ये रहा बंगाल का एरिया, इधर रहा मगध का एरिया। तो इन दोनों के बीच व्यापार शुरू हो गया। तो कह रहा है कि अब धीरे धीरे क्या हुआ, उत्तरी बंगाल पे गुप्त वंश के शासकों ने अधिकार कर लिया और यहाँ पर ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। और जब ब्राह्मण भी बस गए, इस प्रकार गंगा को मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूनसांग ने पाया कि बंगाल में सभी जगह संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। मतलब समझे ना, यहाँ पर प्रभाव कैसे बढ़ा। मगध से जब इसका व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ, धीरे धीरे व्यापार बढ़ा, लोग आना जाना शुरू हो गए। फिर यहाँ पर गुप्त वंशी शासकों का प्रभाव बढ़ गया, उन्होंने ब्राह्मणों के यहाँ बसाना शुरू कर दिया। और ब्राह्मण जो थे वो संस्कृत ग्रंथों का या संस्कृत वाली भाषा का उपयोग खूब करते थे, भर भर के करते थे। तो यहाँ पर बंगाल में धीरे धीरे संस्कृत से जुड़ी भाषाएं विकसित होने लग गईं। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत
एक क्षेत्रीय राज्य उद्भव हुआ। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल में सुल्तानों का शासक रहा। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल में क्या रहा? सुल्तानों का शासक रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। यहाँ पे बंगाल के एक अलग अपने ही स्वतंत्र शासक थे, और जो दिल्ली से अलग थे, दिल्ली वाले सुल्तान नहीं थे वो। 1586 में यानी 1586 में जब अकबर इस प्रदेश यानी बंगाल को जीतने गए थे और जीत भी लिया था, तो उसे सूबा माना जाने लगा था। अब ये कहा जाता था कि मुगल साम्राज्य का एक स्टेट हो गया है, एक सूबा हो गया है। उस समय प्रशासन की भाषा फारसी थी। मुगल साम्राज्य में या अकबर के काल में जैसे आज इंग्लिश में सारे काम होते हैं ना, तो पहले किस में होते थे? फारसी, पर्शियन लैंग्वेज में होते थे। लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो गई। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अभी मैं इसको एक सारांश के रूप में आपको बता दूंगा, परेशान मत होना। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। यानी कह रहा है कि ऐसा नहीं कि एकदम से बंगाली चले, बंगाली में क्या है कि पहले कुछ और चल रही हो, अचानक संस्कृत आई और एकदम से बंगाली बन गई। नहीं भाई, धीरे 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 भाषाएं हमेशा धीरे धीरे ही बनती हैं। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन चुका है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो रुकना, अभी मैं बताता हूँ। बंगाल के प्रारंभिक साहित्य के 2 श्रेणियों में बांटा गया। जो बंगाल के प्रारंभिक साहित्य हैं उसको क्या किया है? 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी जो संस्कृत की ऋणी है। किसकी ऋणी है? संस्कृत की, यानी उसने संस्कृत से बहुत कुछ सीखा। और दूसरी जो अपने में स्वतंत्र है, उसने नहीं सीखा संस्कृत से। पहली श्रेणी यानी संस्कृत की जो ऋणी है, पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद यानी कि जो भी ट्रांसलेशन है, मंगल काव्य शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित हैं, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। कह रहा है कि यानी जो संस्कृत से जुड़े महाकाव्य हैं, इसके संस्कृत में क्या, संस्कृत कैसे सीखा? मंगल काव्य लिखे गए, भक्ति साहित्य लिखे गए, जैसे श्री चैतन्य देव जी थे, उनकी बायोग्राफीज लिखी गई। और दूसरी श्रेणी जो कह रहा है कि अपने आप में स्वतंत्र है, वो अपने मन से विकसित हुई। उसमें क्या हुआ? उसमें भी कुछ साहित्य शामिल हैं, जैसे मैनामती और गोपीचंद्र, मैनामती और गोपीचंद्र, इनके गीत शामिल हैं। धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ शामिल हैं, परी कथाएँ शामिल हैं, लोक कथाएँ शामिल हैं और गाथा गीत शामिल हैं। ये कौन है? इन्होंने ये कह रहा है ये संस्कृत से विकसित नहीं हुई। ये भाषाएं जो स्वतंत्र हैं, जिनमें परी कथाएँ, लोक कथाएँ, धर्म ठाकुर की पूजा की संबंधित कहानियाँ, ये सभी हैं, ये अपनी अलग इनकी ये अपना स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। मतलब कह रहा है बंगाली भाषा का विकास कैसे हुआ? तो एक मोटा मोटा आप ये समझो कि बिहार में और बंगाल में दोनों में संबंध स्थापित हुए, व्यापार स्थापित हुआ, ठीक। और पहले बंगाल में मुगल नहीं थे। इस समय जब यहाँ पर बिहार में मगध साम्राज्य में गुप्त शासन था, यहाँ धीरे धीरे इन दोनों से व्यापार स्थापित हुआ। गुप्त वंश वाले गुप्त शासकों ने नॉर्थ बंगाल में फिर कब्जा जमा लिया, नियंत्रण कर लिया और यहाँ पर ब्राह्मणों को बसा दिया। ब्राह्मणों ने यहाँ पर संस्कृत का प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे संस्कृत का वहाँ विकास होने लग गया। अब संस्कृत और वहाँ की लोकल लैंग्वेज में एक दूसरे की चीज़ें ली जाने लगी और धीरे धीरे करके वहाँ संस्कृत के काफ़ी शब्द प्रचलित होना शुरू हो गए, संस्कृत भाषा का विकास होने लग गया। फिर क्या हुआ आगे चल कर के 15वीं-14वीं शताब्दी के बाद वह दिल्ली में मुग़ल बादशाह थे और यहाँ पर कौन थे? बंगाल में सुल्तान थे। और फिर जब मुग़लों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया बंगाल में और ये मुग़ल का सूबा मुग़ल साम्राज्य का एक सूबा के रूप में बन गया, तो धीरे धीरे यहाँ पर फारसी, क्योंकि मुग़ल जो शासन था उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा प्रशासनिक भाषा थी फारसी, तो यहाँ पर फारसी के शब्द भी आने लगे। तो धीरे धीरे फारसी के शब्द, संस्कृत के शब्द, ऐसे कई शब्द मिल करके धीरे धीरे विकास होने लगा बंगाल की भाषा का, बंगाली भाषा का। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे कह रहा है जो मैनावती, गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर हैं, ये क्या हैं? नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की यौगिक क्रियाएं करते थे।
यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, जिनका अभिनय किया जाता है जिस गीतों में, ये बताता है कि रानी जो मैनामती थी, रानी मैनामती जी ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष, अनेक बाधा उनके सामने संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। यानी कि एक माँ है मैनामती, उन्होंने अपने पुत्र गोपी चंद्र को उनसे संन्यास के लिए, संन्यास धारण करने के लिए मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। ठीक। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव हैं। धर्म ठाकुर एक देवता हैं जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ यानी लकड़ी की मूर्ति के रूप में की जाती है। पहली श्रेणी के ग्रंथ का काल, पहली श्रेणी यानी जो संस्कृत बताया था, उनके कह रहा है जो समय पीरियड है, काल निर्णय करना, यह बताना कि कब से कब तक रही, ये बहुत सरल है, क्योंकि अनेक ऐसी पांडुलिपियाँ पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 15वीं शताब्दी के यानी ख़त्म होते होते 15वीं शताब्दी के लास्ट और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग में की गई हैं। और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग यानी कि 1750 के आसपास किया गया है। ठीक है। दूसरी श्रेणी की कृतियाँ यानी कि जो स्वतंत्र हैं, उनकी जो रचनाएं हैं वो मौखिक रूप से कही सुनी जाती थी इनकी, क्योंकि कोई लिपि नहीं थी ना, तो इसलिए मौखिक रूप से हमने इनको बताया, इन्होंने दूसरों को बताया, ऐसी लिखी जाती थी, ऐसे सुना जाता था, मतलब कही सुनी जाती, लिखी नहीं, कहा सुना जाता था। हमने कहा, किसी और ने सुना, किसी और ने कहा, फिर सुना, फिर उसने कहा, किसी और ने सुना, ऐसे करके। इसलिए इनका काल निर्णय सही नहीं समझ में आता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। जहाँ ब्राह्मणों का प्रभाव था वहाँ पर लिपि आ गई थी, संस्कृत भाषा आ गई थी, लेकिन जहाँ नहीं था वहाँ पर क्या हुआ, ये मौखिक रूप से चीज़ें कहा जाता था और ऐसे ही सुना जाता था। तो चलिए अब हम बात करते हैं पीर और मंदिर की। ये पीर क्या होते हैं? पीर यानी कि पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के, दक्षिण पूर्वी यानी कि ये मान लीजिए इधर साइड है, ठीक है, ये नीचे साउथ है और इधर को ये पूर्वी यानी ईस्ट है, और इधर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना यानी कि रहना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करना उन्होंने शुरू कर दिया था। धीरे धीरे स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरी खेती करने वाले जो लोग थे वो अक्सर जनजाति समाज के हुआ करते थे। ये किसानों के नए समुदायों में मिल गए थे। यानी कह रहा है कि जैसे जैसे 16वीं शताब्दी में लोगों की बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़ दिया उन्होंने कि भाई यहाँ पर अच्छा उपजाऊ चीज़, मतलब अच्छी कुछ भी उपजता ही नहीं है क्योंकि ज़मीन उपजाऊ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि साउथ ईस्ट रीजन की तरफ वो जाना शुरू कर दिया और वहाँ के जो भी पेड़ पौधे थे, दलदली इलाका वहाँ जो था, वहाँ पर प्रवास करना यानी कि रहना शुरू किया। और फिर वहाँ के जंगलों को साफ किया, वहाँ की जो ज़मीन मिली उसमें धान की खेती करना शुरू किया। ठीक है। वहाँ के जनजातीय समाज धीरे धीरे मेन जो किसान समाज था उससे मिलना शुरू हो गया, उसमें घुलने मिलने लग गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित कर दी थी। अधिकारी और कर्मचारी लोग जो थे वो भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम करती थी, है ना। वो क्या अधिकारी और कर्मचारी क्या करते थे, भूमि लेते थे, इसमें मस्जिद बनाते थे और वहाँ से वो धर्मांतरण का काम करते थे, लोगों के धर्म को कन्वर्ट कराते थे मुस्लिम में। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। मतलब जो बाहर से आ रहे थे नए नए लोग इन जगहों पर रह रहे थे तो वो कुछ चीज़ें चाहते थे, जैसे एक आश्वासन मिल जाए, एक भरोसा मिल जाए कि यहाँ आने के बाद में परेशानी नहीं होगी, व्यवस्थाएं ठीक होंगी। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान कर दी। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कौन? यही जो नेता आश्वासन दे रहे थे, जिन्होंने आश्वासन दिया था लोगों की आओ रहो हम व्यवस्थाएं करेंगे, ये शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं
मतलब ऐसा समझा जाता है कि ये लोग क्या है ना कि ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत हैं, ऐसे नेता, इनके पास चमत्कारिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते थे। बात समझ में आई? जो बाहर से आकर के लोग बसते थे, इनको ये लोग आश्वासन देते थे कि तुम आओ, हम रहेंगे। और आश्वासन कौन देता था? जो वहाँ पर बंगाल में जो खाली भूमि में, इनको खाली भूमि मिली, इन्होंने मस्जिद बनवाया, यहाँ से ये लोगों को धर्मांतरण कराना शुरू करते थे और यही लोग एक नेता के रूप में उभरे। ठीक, इन्हीं नेताओं को, यही जो लोग थे, इनको क्या कहा कि इनको ऐसा माना जाता था कि इनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, यानी कि ऐसी शक्तियाँ जो कि इस संसार की नहीं है, बाहरी लोग जो हैं इनको शायद शक्तियाँ प्रदान कर रहे हैं। और इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इनको चमत्कारिक पुरुष के रूप में देखते थे, यानी पीर इनको लोग कहने लगे सम्मान से। ठीक, इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहां तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। पीर किन्हें किन्हें कहते थे? संत हो गया, सूफी हो गए, कोई धार्मिक व्यक्ति हो गया, बहादुर साहसी उपनिवेशी हो गया, देवत्व प्राप्त सैनिक यानी ऐसा सैनिक जो शहीद हो गया हो, योद्धा हो गया, विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता हो, और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी हों, इनको जीवात्माएं, तो इनको क्या कहा गया? ये पीर हैं। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सभी जगह पाई जाने लगी। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद जो आने वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। 15वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ? बंगाल पे मंदिर बनना शुरू हो गए और ये 19वीं शताब्दी तक ये बनते रहे। 19वीं शताब्दी में आकर के ये समाप्त हुआ। हमने देखा कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनवाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। भाई जो शक्तिशाली है, पावरफुल बन रहा है, ठीक है, पावरफुल बन रहा है, तो वो क्या करता था? वो ही मंदिर बनवाना उसने ही शुरू कर दिया। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू यानी तेली, कंसारी यानी जो घंटा धातु के कारीगर होते थे, घंटे बनाते थे मंदिर के लिए, आदि के समर्थन में बने थे, आदि के समर्थन से बने थे। कह रहा है कि बंगाल में जो साधारण ईंट और मिट्टी गारे के कई मंदिर बनवाए गए, वो ऐसे बनवाए गए कि उनको जो उस समय के निम्न समाज के लोग थे, यानी समाज के निम्न जाति के लोग थे, जिनको कहा जाता था, जैसे कालू यानी कि तेली या कंसारी यानी कि जो घंटा धातु के कारीगर थे, उनके समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए नए आर्थिक अवसर पैदा होने लगे। आर्थिक अवसर यानी कि जॉब्स मिलने लग गई थी, है ना, क्योंकि कंपनियां आ गई, लोगों को काम मिला। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रस्थिति तथा प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजा करते थे, को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। फिर उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। यानी कह रहा है कि जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, अच्छी होती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा की घोषणा करी। ठीक है, मंदिरों को स्थापित करने के माध्यम से और पूजा स्थल स्थापित करने के माध्यम से। और फिर जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में, यानी कि छप्पर बना करके झोपड़ियां बनाई जाती थी, उनमें देवी देवता रख करके उनकी पूजा की जाती थी। अभी तक जो देवी देवता छप्पर वाली झोपड़ियों में रहते थे, उनको अब ब्राह्मणों ने मान्यता दे दी कि नहीं, ये ठीक है, ये देवी देवता हम सभी पूजेंगे। अब उनकी प्रतिमाएं, उनकी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया जाने लगा था। ठीक, यानी जनजातीय देवी देवता जो थे, स्थानीय देवी देवता जो थे, अब उनको बड़े स्तर पर पूजा जाने लग गया था। बात समझ में आ गई? अगला देखते हैं। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह, यानी दो चाला या दो छतों वाली, या चौचाला यानी कि चार छतों वाली होती थी। ये रही, ये दिख रहा है, छप्पर वाली झोपड़ी दिख रहा है कि नहीं? इसी तरह की हुआ करती थी। दो चाला यानी दो छप्पर, चौचाला यानी चार छतों वाली झोपड़ी होती थी। 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करें। बंगाली गुंबद याद है आपको? हमने 5वें अध्याय में उसको अच्छे से पढ़ाया हुआ था। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि
जो निर्माण भवन निर्माण की कला है, भवन निर्माण की शैली है, यानी कि भवन कैसे बनाए जाते हैं, उनका डिज़ाइन क्या है, उसकी एक बंगाली शैली ये निकल करके आई ऐसे धीरे धीरे। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी 4 छतों वाली ढांचों में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर जो थे आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। मंदिर का किसमें बनाए जाते थे? वर्ग के आकार का एक चबूतरा था, उसके ऊपर मंदिर बनाए जाते थे, जैसे आज भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारों चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी के पट्टियों से सजी होती थी। कह रहा है ये जो यहाँ पर मंदिर बनते थे उसकी आंतरिक दीवार तो बिल्कुल सिंपल हुआ करती थी, लेकिन जो बाहरी दीवार है इसको खूब सजाया जाता था, इसमें चित्रकारी की जाती थी, अच्छे अच्छे टाइल्स लगाए जाते थे, मिट्टी की पट्टियाँ लगाई जाती थी, है ना, मतलब इसको खूब अलंकृत कर दिया जाता था, खूब सजा दिया जाता था। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के जो बांकुरा जिला है वहाँ पर विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें, यानी मंदिर के बाहर जो अलंकृत तरह तरह का हुआ है, ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की अर्थात बहुत ही एक्सट्रीम लेवल में सुंदर पाई गई हैं। बात समझ में आ गई? मछली भोजन के रूप में परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से जो उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। यानी कह रहे हैं कहीं पर भी जो खाद्य संबंधी आदतें होती है ना, भोजन संबंधी आदतें होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके स्थानीय यानी लोकल लेवल पे क्या उपलब्ध है खाना, उस पर ही ज़्यादा उपलब्ध होती हैं। जैसे हम कहीं का लोकल फूड देखते हैं ना, तो लोकल फूड देखना हर रीजन का वही होगा जो वहाँ पर आसानी से उपलब्ध होगा। ठीक है। बंगाल चूँकि एक नदीय मैदान है, नदियाँ वहाँ पर खूब हैं, वहाँ पर मछली और धान की उपज खूब होती है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? मछली पकड़ना वहाँ का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। समझ में आ गया कि वहाँ पर मछली क्यों ज़्यादा फेमस है? क्योंकि भाई वहाँ पर नदियाँ ज़्यादा थी। ठीक है, नदी ज़्यादा होने के कारण वहाँ मछलियाँ आसानी से मिल जाती थी और वहाँ धान की खेती भी ठीक ठाक होती थी, इसीलिए मछली भात वहाँ का प्रसिद्ध खाना धीरे धीरे बनता चला गया। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं उसमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया। यानी स्थानीय चीज़ें, लोकल लेवल पर जो चीज़ें थी उसको दिखाया गया है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये महिला है और ये मछली हाथ में लिए है, मछली। ठीक, ये मछली तैयार करते हुए विशाल लक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक मिला है। यानी तो मछली तैयार कर रही हैं। कैसे तैयार करना, मतलब क्या, उसको काटना, उसको पकाना, ये क्योंकि वहाँ पर ये लोकल लेवल पे चीज़ें थी, इसलिए वहाँ पर ऐसा बुरा नहीं माना गया कि अरे मांसाहार हो गया या कि जीव हत्या हो गई। भाई वो लोकल लेवल पर एक खाने का, भोजन का एक अंग था और आज भी है। ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, यानी ब्राह्मण जो थे वो मांस मदिरा का भोजन नहीं कर सकते थे, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए जो ब्राह्मण धर्म है उसके विशेषज्ञों ने जो बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। यानी कि वैसे तो कहा जाता है जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, यानी जो पूजा पाठ करवाते हैं, वो मछली नहीं खा सकते, बिल्कुल निषिद्ध है। लेकिन जो बड़े बड़े विद्वान उन्होंने कहा कि देखो भाई, जो बंगाली ब्राह्मण है, चूंकि उनके लोकल लेवल पे ये संस्कृति है और वहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं, इसलिए वो मछली खा सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बृहद धर्म पुराण जो बंगाली में रचित 13 शताब्दी का एक संस्कृत का ग्रंथ है, उसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी, कुछ खास किस्म की। ठीक है, अब अन्यत्र में देखते हैं यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। ठीक, 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया, ध्यान देना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। 18वीं शताब्दी में क्या था, इसके अंत तक जो यूरोप के लोग थे अपने को एक साम्राज्य का अंग मानने लग गए थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे थे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। अभी तक एक साम्राज्य से ये लोग जोड़ते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, एक भाषा से संबंधित अपने आप को बताने लग गए थे।
प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्यपुस्तक यानी स्कूल की जो पाठ्यपुस्तक थी, बुक्स थी, वो ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लग गई थी। और हंगरी में, हंगरी ये सारे देश हैं, हंगरी, रोमानिया, है ना, और हंगरी कंट्री में लैटिन के स्थान पर, लैटिन एक भाषा है, जैसे अपने यहाँ संस्कृत भाषा है बहुत सबसे पुरानी, वैसे यूरोप की जो लैटिन भाषा है वो सबसे पुरानी भाषा है, उसके स्थान पर कौन सी भाषा, हंगरी में हंगेरियन भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह बोध कराया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए जो आंदोलन हुए उसने इस भावना को और अधिक बल दे दिया। ठीक, तो हमने ये वाला चैप्टर कर लिया है कंप्लीट, यानी चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप कि इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझ में आया हो, और तो लाइक कर देना, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और कोई बात हो तो प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में बताना। और साथियों टेलीग्राम और इंस्टा में भी समयपत पीसीएस एकेडमी के नाम से है, तो उसको भी प्लीज़ ज्वाइन कर लो। कोई बात हो, कुछ पूछना हो, या जो नया अपडेट है हम सब वहाँ पर डालते रहते हैं, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लो। और जो भी हम MCQs भी लाते हैं ना, उसको प्लीज़ किया करो, उसमें 90% प्लस स्कोर करने की कोशिश किया करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।